हाँ बच्चों, तो देखो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या है एंड आपको डिफरेंट एनर्जी टर्म से इंट्रोड्यूस कराया था। सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री किसे बोलते हैं, कितने टाइप के सिस्टम होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको डिस्कस किया था कि स्टेट कैसे डिफाइन करते हैं एंड प्रोसेस क्या होता है, राइट। एंड जब प्रोसेस डिफाइन कर रहा था तो वहां पे आपको बताया था आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक, इतने सारे प्रोसेस बताए थे। तो इन सभी प्रोसेस में एक बात ध्यान से देखो, हमने लास्ट में सीखा था रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, राइट। ये सुनो। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जब मैंने एक पार्ट लिखा था तो आपको लिखवाया था आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। इसका मतलब समझ रहे हो कि एडियाबैटिक प्रोसेस हो या आइसोथर्मल प्रोसेस हो, ये एक तरीके से नहीं डबल तरीके से कैरी आउट किए जा सकते हैं। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल भी हो सकता है, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल। उसी तरीके से बेटा एडियाबैटिक रिवर्सिबल भी हो सकता है, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बताया था इरिवर्सिबल चेंज में, कि जैसे ही आप कोई इरिवर्सिबल चेंज करते हो फिजिकल स्टेट में, कोई आई मीन सेम गैस को आप एक प्रेशर टेम्परेचर से दूसरे प्रेशर वॉल्यूम पे लेके जाते हो, P1 V1 से P2 V2 पे, क्या इंपॉर्टेंट चीज बताई थी मैंने कि इरिवर्सिबल में क्या चीज होगा एंड रिवर्सिबल में। सो रिवर्सिबल में क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है तो हर पॉइंट पे प्रेशर एंड टेम्परेचर ये सब डिफाइंड होते हैं। जबकि वहीं अगर आप बात करो इरिवर्सिबल चेंज की तो प्रेशर एक्सटर्नल सिर्फ डिफाइन होता है, इंटरनल गैस का प्रेशर नॉन होमोजीनियस नेचर होने की वजह से हम उसको फिगर आउट नहीं कर पाते। क्या सभी को ये बात समझ में आया था कल? तो आज मैं उसी जगह से आगे बढ़ता हूं और आज पढ़ेंगे हम लोग वर्क के बारे में। हेडिंग डालिए सभी लोग, वर्क। डिनोटेड बाय W ना। सो वर्क के केस में जो डिस्कस करना है वो हमें ये डिस्कस करना है कि भाई वर्क डन बेसिक क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, एंड उसके बाद इनका क्लासिफिकेशन कितने पार्ट्स में करेंगे। तो आपने जो बेसिक फिजिक्स के अंदर कहीं ना कहीं ये बात जरूर सुनी होगी कि वर्क डन तभी किसी ऑब्जेक्ट पे होता है जब उस पे फोर्स लगे और फोर्स लगने से उसके नॉन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मूवमेंट हो। क्योंकि परपेंडिकुलर अगर हो गया तो वर्क जीरो होता है ना। तो नॉन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मूवमेंट हो तो वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, डिपेंड करता है कि जिधर मैं धक्का दे रहा हूं मोशन उस साइड हो रहा है या उसके अपोजिट। समझ रहे हो सभी लोग बात? तो अब इस बात को ध्यान में रखते हुए आपने ये चीज जरूर एक देखा होगा कि वर्क का जो वैल्यू है वो इंटीग्रल ऑफ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, dr वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल लो आप। ये सुनो। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं कि ये जो डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या निकल के आता है? एफ इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा, वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन डी आर वेक्टर एंड। अब थोड़ा ध्यान से समझो क्योंकि अब हमने जो डिस्कशन करना है वो इसी के आगे करना है। ओके। अच्छा, अब रही बात वर्क की, तो ये बेसिक तरीका है इसको जज करने का। इज दैट क्लियर? किसी भी पार्टिकल के अब मैं लेके चलूंगा दो डायरेक्शन में आपको। एक है एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन रिलेटेड वर्क जो गैसेस में यूजुअली देखा जाता है, और दूसरा है वर्क रिलेटेड टू अदर थिंग्स विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। तो इसको दो पार्ट में लिखते हैं, WPV एंड W नॉन PV। कितने पार्ट में? दो पार्ट में, WPV एंड W।
सबका बेसिक डेरिवेशन यहां तक सेम है, इसके बाद कहानी थोड़ी बदलेगी। तो वर्क के अगर आप पैरामीटर्स देखोगे तो हमारे पास है डब्ल्यू पीवी एंड डब्ल्यू नॉन पीवी। जब मैं नॉन पीवी की बात करता हूं तो इसके एग्जांपल्स में सीधा मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ऐसा कोई वर्क बताओ जिसमें एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ना हो रहा हो फिर भी वर्क हो रहा होते हैं भाई। किसी सिस्टम के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन कराऊं इलेक्ट्रिसिटी पास करके, तो क्या आपको मालूम है वर्क का फॉर्मूला इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या होता है? W इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। यहां कोई एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन नहीं हो रहा। भाई बताओ, अगर मैं कोई सर्किट ऐसे लगा दूं जिसका वोल्टेज हो, उसके करस्पॉन्डिंग इसका रेजिस्टेंस हो, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ करंट आ रहा हो, तो क्या आपको मालूम है इस रेजिस्टर के क्रॉस वर्क कितना होता है? आई स्क्वायर आर टी। क्या इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगता है? फिर वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं, वो सारी कहानियां यहाँ। लेकिन फिलहाल मैं इधर के डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि ये नॉन पीवी रिलेटेड वर्क है। और कौन सा सर नॉन पीवी रिलेटेड वर्क है? बस डायग्राम बना के छोड़ देंगे, ठीक है, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग रहे। जैसे मान लो आपके पास आपने ये वाटर रखा है और ऊपर से जैसे मक्खन निकालने वाले ऐसे अपरेटस देखे आप लोगों ने, जो मोस्टली स्टर करके ऐसे सर्कुलर मोशन में, क्या बोलते हैं इसको? एनी नेम टू दिस? हाँ, ठीक है। तो इसमें भी आप वर्क तो कर रहे हो, अगर मान लो वाटर ही है, चलो मैंने दही या और बाकी दूध वगैरह नहीं ले रखा है, सिर्फ वाटर है, प्लेन वाटर, तो आप ऐसे करते रहोगे, बार बार करते रहोगे, क्या इससे ये एक्सपैंड या कंप्रेस होगा? नहीं। लेकिन अगर आप बार बार करते रहोगे तो उनके मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस होंगे, उनका मोशन बेटर होगा, धीरे धीरे उनका टेम्परेचर राइज होगा, बहुत देर करने के बाद टेम्परेचर थोड़ा बहुत अप डाउन होगा। तो ये भी एक वर्क है, इसमें भी कोई एक्सपेंशन कंप्रेशन से रिलेटेड काम नहीं हो रहा है। तो डब्ल्यूपीवी का मैं आपको क्लासिक एग्जांपल दिखाता हूं कि मान लो एक आपने मूवेबल पिस्टन ले रखा है जिसका मास नेग्लिजिबल है और यहां अंदर गैसेज है, जहां पे V इज द वॉल्यूम ऑफ दिस, एंड ऑफ कोर्स इस पिस्टन पे दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, एक एक्सटर्नल और दूसरा प्रेशर ड्यू टू गैस। तो जब भी ये मूव करेगा अप या डाउन, वो डिपेंड करेगा इन दोनों में प्रेशर किसका ज्यादा या किसका कम। तो इसके मूवमेंट से भी वर्क डन आएगा। अब वो गैस पिस्टन पे कर रहा है या ये इस पे कर रहा है, किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव, ये कहानियां अभी हम लोग सीखेंगे। फिलहाल हम लोग डब्ल्यू पीवी का मतलब इससे, डब्ल्यूपीवी का मतलब इससे भी है कि अगर वो रैंडमली कोई सिस्टम एक्सपैंड कर रहा हो अंडर द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ऐसे मान लो वॉल्यूम बढ़ करके ऐसा हो जाए और हमारा पी एक्सटर्नल यहां लग रहा है अभी भी, ये सब जो वर्क है बेटा, ये एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन से रिलेटेड वर्क है, ठीक है। तो आप यहां तक नोट डाउन करो सभी लोग। सभी ने लिख लिया बेटा?
अब आ जाओ हम लोग ना WPV की वैल्यू डिराइव करते हैं, यहां के आगे बढ़ेंगे हम लोग, राइट। आओ, तो एक बात बताओ, अगर दो चीजें यहां पे वर्क कर रही हैं, एक तो एक्सटर्नल प्रेशर एंड दूसरा कौन, इंटरनल प्रेशर, तो वर्क भी दो हुआ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या वर्क डन बाय सराउंडिंग एक ही बात है, जो एक्सटर्नल वही सराउंडिंग, एंड वर्क डन बाय सिस्टम इज डिफरेंट टर्म, ये दो टर्म है। अब एक बात बताओ, मान लो एक्सपेंशन हो रहा है, कंसिडर द केस ऑफ एक्सपेंशन, व्हाट डू यू थिंक, वर्क डन बाय गैस या वर्क डन बाय सिस्टम विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? फिर से सुनो, ध्यान से सुनो, कंसिडर द केस ऑफ expansion, work done by system will be positive or negative? Positive. कैसे पॉजिटिव? क्योंकि जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल dr एंड f के बीच का एंगल 0 एंड cos 0 का वैल्यू मैं पीवी वर्क की बात कर रहा हूं बेटा। ड्यूरिंग एक्सपेंशन वर्क डन बाय सिस्टम is positive and work done by surrounding will be negative. Do you guys agree? क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर मान लो एग्जाम में सिर्फ ये वर्ड आ गया कि व्हाट विल बी द साइन ऑफ वर्क डन, व्हाट विल बी द साइन ऑफ वर्क डन, उसने स्पेसिफाई नहीं किया। अगर स्पेसिफाई नहीं करे तो हमें क्या समझना है बाय डिफॉल्ट, एक्सटर्नल एजेंट से। क्या समझना है? तो अगर सिर्फ वर्क डन बोले, नोट करके ये समझना है, इफ ओनली वर्क डन इज मेंशन्ड, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज व्हाट, हाँ, वर्क डन बाय, ये बात ध्यान रखना। तो अगर मैं पूछूं कि भाई वर्क डन का साइन बताओ, क्या बोलोगे, नेगेटिव ड्यूरिंग एक्सपेंशन। नंबर 2 लेके चलते हैं, ड्यूरिंग कंप्रेशन, बताओ वर्क डन बाय सिस्टम कैसा होगा, कंप्रेस हो रहा है। देख, फोर्स तो हमेशा ऊपर की तरफ ही लगाएगा ना यार, सिस्टम तो फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ ही लगाएगा बाउंड्री पे, और ये कंप्रेस हो रहा है मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, तो डब्ल्यू क्या हो गया, एंड वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि डब्ल्यू का मतलब क्या है यहां, हाँ जी, वर्क डन बाय, अच्छा कुछ और वर्ड आते हैं उसको समझेंगे हम लोग ना। दो पॉपुलर वर्ड है, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क इज डन बाय सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, या वर्क डन बाय सराउंडिंग, वर्क डन ऑन द सराउंडिंग। क्या समझ में आ रहा है कि यार वर्क का इंप्लीकेशन मतलब तो यही है ना, जब हम बोलते हैं वर्क डन बाय सराउंडिंग, इसका मतलब सराउंडिंग ने एक्चुअल वर्क किया, तो वर्क कौन से सेंस में लेना है, पॉजिटिव सेंस। तो जब हम ये बोलते हैं कि वर्क डन बाय द सराउंडिंग या वर्क डन ऑन द सिस्टम,
इसका मतलब हुआ कंप्रेशन का केस, क्योंकि वही केस है जब उनका वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। और जब हम ये बोलते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सराउंडिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंशन। सो वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब क्या है, कहने का मतलब वो तभी पॉजिटिव होगा जब कंप्रेशन हो। समझ गए ना तुम लोग? कभी स्टेटमेंट आ जाए वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो ये समझ गए ना, वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम इज इफ एक्सपेंशन इज टेकिंग प्लेस, वर्क डन इज ऑन द सिस्टम व्हेन कंप्रेशन इज टेकिंग प्लेस। ये बात लिख लोगे क्या, नोट करके ये भी बात लिख लो। वर्क डन ऑन द सिस्टम मीन्स, वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब क्या हुआ, सराउंडिंग ने सिस्टम पे वर्क किया, मतलब सराउंडिंग का वर्क क्या है, पॉजिटिव, एंड सिस्टम का वर्क क्या है, नेगेटिव। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इट, हाँ नहीं बेटा, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो कंप्रेशन का केस, यानी वर्क डन बाय सराउंडिंग इज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय सिस्टम इज नेगेटिव। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम then work done by surrounding is taken as what, positive, and work done by the system is negative, and vice versa। मतलब ऐसे ही आप दूसरी चीज भी एक्सप्लेन कर सकते। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया, वर्क का साइन क्लियर हो गया, कैसे देखना है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि सर ये डिराइव कैसे करेंगे, वर्क का एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जब बात W की आएगी, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं W बाई सिस्टम निकालना चाह रहा हूं, वर्क डन बाई सिस्टम। और यहां पे मैंने सिस्टम क्या ले रखा है, गैस, और वर्क डन बाई गैस, सिस्टम तो हमारा गैस ही। कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ अगेन इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। यहां तक चलेगा क्या? अब देखो, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अगर ये मेरा ओरिजिन है, यहां 0,0 है और ये r डिस्टेंस है, तो अब ये थोड़ा सा, अब मैं सिर्फ यही पोर्शन दिखाऊंगा, ऊपर वाला नहीं दिखाऊंगा, ओनली द पोर्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग इट अप। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये प्रेशर लगाने से ये थोड़ा ऊपर गया। कितना ऊपर गया? ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया ये dr किया। कितना किया बेटा? dr। तो ये बताओ इसका मूवमेंट का डायरेक्शन किधर है? ऊपर। और इसका डायरेक्शन किधर है? तो ये दोनों ही वेक्टर हमारे पॉजिटिव सेंस में रहने चाहिए, वो है भी। और थीटा का वैल्यू कितना हो गया? अगर दोनों वेक्टर ऐसे हैं तो एंगल कितना होगा? तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रल एफ डॉट डी आर? क्या एफ को मैं लिख सकता हूं प्रेशर इंटू एरिया? ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? व्हाट इज एरिया? हाँ, ये जो पोर्शन है ना, इसका अगर आप ऐसे देख रहे हो तो ये पूरा एरिया है, जितना ये ऊपर जा रहा है पूरा स्लाइड होकर के पिस्टन। अगर ये सर्कुलर है तो ऐसा वाला हो जाएगा, जो भी है एरिया मतलब ये। समझ में आया? और ये कैसे आया भाई? क्योंकि हमें पता है P इज इक्वल टू क्या होता है, F बाई। तो यहां से F की वैल्यू क्या आ गई? P है, तो मैंने वहीं से लिख दिया। कोई प्रॉब्लम क्या? और आप ये ध्यान से देखो, इसमें ऑलरेडी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही रहता है,
मतलब जो सरफेस पे परपेंडिकुलर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो पी ए इंटू डी आर। अब कितने लोग को दिख रहा है कि सर अगर कोई ए एरिया वाला चीज डी आर लेंथ ऊपर ट्रेवल कर जाए तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली एक वॉल्यूम स्वैप कर रहा है, ये सुनो। तो क्या मैं इसी पार्ट को डीवी लिख सकता हूं क्या? तो इस ए इंटू डी आर को क्या लिख दो, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, और हमें चाहिए भी था इसी टर्म में। सो डब्ल्यू बाई सिस्टम और डब्ल्यू बाई गैस, कौन सा सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, गैसेस हो सकता है बाहर भी प्रेजेंट, कैन बी रिटन लाइक दिस। इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा डीवी है तो लिमिट कहां से कहां, V1 से जहां जा रहे हैं। अब आपको टेंशन नहीं लेना है, अगर कंप्रेशन का केस हो रहा होगा तो ये जो लिमिट्स हैं वो अपने आप में नीचे ज्यादा वैल्यू और ऊपर कम वैल्यू लेंगे तो ये अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, आपको उसका टेंशन नहीं लेना। सो इट विल कवर बोथ द केसेस ऑफ एक्सपेंशन एंड। सिमिलरली कितने लोग कह रहे हैं W एक्सटर्नल और W सराउंडिंग और सिंपली W, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर सिर्फ W लिखा हो नाम नहीं लिखा हो तो किसको समझेंगे बाय डिफॉल्ट? क्या आपको नहीं लगता है कि जो वर्क डन सिस्टम का है साइन, उसका ठीक अपोजिट किसका होगा? क्यों सराउंडिंग का अपोजिट होगा? क्योंकि जब सिस्टम पॉजिटिव वर्क करेगा तो, एंड जब सराउंडिंग पॉजिटिव करेगा तो सिस्टम। तो इसलिए क्या मैं सिर्फ इतना लिख सकता हूं माइनस टाइम ऑफ, बस ध्यान ये देना है यहां एक्सटर्नल प्रेशर लिखेंगे क्योंकि भाई जब उसका वर्क है तो उसके फोर्स की जरूरत पड़ेगी, इनटू डीवी, यही कहानी है। क्या सभी को समझ में आ गया? फ्रॉम V1 टू V2, फ्रॉम V1 टू V2 सारा चीज सेम रहेगा, बस साइन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। नोट करिए ये एक्सप्रेशन, पूरा नोट करिए। अब इसी पे क्वेश्चन करना शुरू करेंगे हम लोग। नोट कर लिया सभी ने? क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ नहीं, माइनस इसलिए लगाया कि जो सिस्टम का साइन होगा उसका ठीक अपोजिट साइन इसका होगा, इसलिए ना दोनों देखो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, एक इधर तो एक इधर, तो दोनों का साइन सेम कैसे हो सकता है? साइन अलग होगा। जो भी हो रहा हो, ये टर्म जो भी आएगा उसका अपोजिट होगा ये माइन। एक्सपेंशन के केस में तुम्हें पता है वो अपने आप वैल्यू देगा, टेंशन मत लो,
वो अपने आप सारी वैल्यूज निकाल के लिए। क्वेश्चन करें क्या? बोलो, नोट कर लिया? थियरी खत्म हो गई बेटा, कांग्रेचुलेशन। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस नाउ ऑन वर्क। करें? आइए देखते हैं आप लोग के यूनिट का स्किल कितना है, बाकी थोड़ा बहुत छोटा छोटा इंटीग्रल स्किल कितना है, बस वही चेक करें। स्किल इंडिया, ओके सर, लेट्स चेक द, ओके बेटा, हाँ जी। कैसे भी होगा बेटा, किसी के केस में होगा यार, वो तो मैंने दिखाया बस एक के लिए है। वो तो जब आप, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। ठीक है सात्विक, सब ठीक है? चलें क्वेश्चन दे, लिखो क्वेश्चन लिखो तो। derive the expression of work done for an isobaric process on ideal gas, for an isobaric process on ideal gas from volume V1 to V2, from volume V1 to V2 against a constant pressure of P naught, against a constant pressure of P naught, P पे 0 बना लेंगे। ठीक है, अब आप इसका वर्क का एक्सप्रेशन बताओ क्या आएगा। आइसोबेरिक, आप इसको लिखना भी है, वर्क इन केस ऑफ आइसोबेरिक। किया जाए? कर लिया आप लोगों ने? आओ चेक करते हैं। तो देखो, W का जो वैल्यू होगा, इंटीग्रल P नॉट इंटू, या P नॉट ऊपर कर दे, इंटू डीवी होगा। सब लोग अग्री करते हो? क्या आपको मालूम है जो भी पैरामीटर कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है? तो क्या मैं इसको P नॉट लिख सकता हूं? क्यों लिख लिया? बिकॉज P नॉट इज कांस्टेंट, इसलिए मैंने बाहर कर लिया। इंटू डीवी, कहां से कहां? V1 से V2। ये कौन सा W निकाल रहा हूं? सिस्टम का। तो एक काम करते हैं, जब W निकालने के लिए बोला है तो मैं बाय डिफॉल्ट क्या मान लू? सराउंडिंग के लिए, तो इसलिए माइनस लिख दूंगा। कोई दिक्कत? भाई W ही बोला है ना, फाइंड द वर्क डन, इसने ऐसा तो नहीं बोला ना वर्क डन बाय सिस्टम, तो वो निकालते हैं। बाय सिस्टम होगा तो हम पॉजिटिव करके लेके चलेंगे। अच्छा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट था मैंने यहाँ बाहर निकाल लिया। अब बताओ डीवी का इंटीग्रेशन क्या होता है? डीवी का इंटीग्रेशन V होता है सर, और लिमिट V1 V2 फिर कैसे लिखते हैं हम लोग? अपर लिमिट पहले, लोअर लिमिट। क्या आ गया? माइनस पी नॉट डेल्टा। ये कब है बेटा? वर्क डन, वर्क डन कब? बोलो, आइसोबैरिक के केस में, आइसोबैरिक के।
कर लिया सभी ने? क्वेश्चन करें, लिखिए। याद करो, हमने इरिवर्सिबल कंप्रेशन एंड इरिवर्सिबल एक्सपेंशन देखा था, ध्यान है? फिर से मैं वहीं पे आता हूं, क्योंकि जब वो रिवर्सिबल है फिर तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर वो इरिवर्सिबल है तब टेंशन होता है। टेंशन क्या होता है? तब हम सिर्फ वर्क किसका निकाल सकते हैं? सराउंडिंग का। सिस्टम में तो नॉन होमोजिनिटी है, ये सुनो, तो मैं यहीं पे वर्क डन निकलवाऊंगा आप लोगों से। अगर मान लो एक गैस को 1 लीटर से 10 लीटर, यही था ना, याद करो हम लोगों ने यही कल ग्राफ बनाया था। अब थोड़ा वो वैल्यू भी देखते कितना है। और मैंने बोला था कि स्टार्टिंग जो प्रेशर था पी इनिशियल 10 एटीएम था, और इसको एक्सपेंड किया गया 1 लीटर से लेके अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटीएम। यार 10 एटीएम कहां से हो जाएगा? 10 एटीएम कर दोगे तो ये रुक नहीं जाएगा यहीं पे, आप ऊपर कम करोगे तभी तो ये फास्ट मूवमेंट शुरू करे। कितने लोग कह रहे हैं अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट किया जाए तो फाइनल वॉल्यूम अपने आप कितना हो जाएगा? 10 लीटर। और वो फाइनल वॉल्यूम जितना भी हो, और ऊपर का प्रेशर अगर यही कांस्टेंट है, यही कांस्टेंट है ना, ये अगर हमें पता हो तो हमें बाकी दुनिया से तो कोई मतलब है ही नहीं। गैस का प्रेशर है हम कितना है हमारे लिए, वो सेकेंडरी हो गया, क्योंकि इस डेटा का कोई यूज होने वाला सिर्फ इसी डेटा का होगा। हाँ, इसका यूज करके हम फाइनल वॉल्यूम निकाल पाते, लेकिन जब फाइनल वॉल्यूम दे दे तो इसका कोई यूज नहीं। तो इसको हम, वो तो मैंने तुम्हें सिर्फ रिलेट करने के लिए कल हमने जो कहानियां करी थी उसके लिए दिया, उधर ये डेटा का भी कोई जरूरत। तो चलो क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो, फाइंड द वर्क डन if an ideal gas undergoing expansion from 1 liter to 10 liter, undergoing expansion from 1 liter to 10 liter against a constant external pressure of, against a constant external pressure of 1 atmosphere. Report your answer in joule. Report your answer in joule. इसलिए तो मैंने बोला इसमें यूनिट का ही स्किल है, जो भी स्किल है आपका बस इतना ही है। What? अच्छा एक काम करो तुम लोग, एटीएम लीटर में भी आंसर दे ही दो, -9 एटीएम। हाँ वो तो सही है। अब चलो जूल करो, यूनिट का भी तो करो यार, ऐसे मजाक थोड़ी ना। मैं समझाऊं? निकाल लिया? आइए प्यारे बच्चों, में दिखाता हूं, ध्यान से देखिए, सभी लोग ध्यान दीजिए।
बहुत आसान है। कितने लोग कहेंगे अब हमारे पास आइसोबेरिक का कहानी आ गया है ना? बोलो भाई। तो कितने लोग कह रहे हैं W का वैल्यू माइनस पी नॉट कितना था 1 एटीएम, और V2 माइनस V1, V2 कितना था 10 लीटर माइनस 1 लीटर, आंसर कितना आ गया 9 एटीएम लीटर। अब सारी कहानी ये, इसको जूल में कैसे बदले तो यहीं पे देखते हैं। देखो नोट करके आप लिख सकते हो 1 एटीएम लीटर इज 101.3 जूल। अब कहोगे ये कैसे सर समझाओ, तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, डेरिवेशन। एटीएम 1 एटीएम किसके बराबर होता है भाई? एसआई यूनिट में बताओ, प्रेशर का यूनिट क्या है? पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 एटीएम इज 1.013 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या उसी को क्या बोलते हैं? पास्कल। अच्छा वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। और आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो क्या मैं इसको 10 के पावर -3 मीटर क्यूब लिख सकता हूं क्या? 10 के पावर -3 लिख सकता हूं क्या? अब कितने लोग कह रहे हैं ये 10 के पावर -3 और ये 10 के पावर 5, 10 का पावर 2, और ये मीटर स्क्वायर से इसको काटोगे तो सिर्फ एक मीटर, और न्यूटन मीटर मिलके ये क्या होता है? जूल। तो ये आ गया जूल, और ये दोनों मिलकर के 1.013 इंटू 10 के पावर 2 मिलकर कितना हो गया? 101.3। क्या सबको क्लियर हो गया बेटा? तो यही तो मैंने लिखा था। हाँ सबको क्लियर हो गया? बताओ क्या ये बड़ी बात थी? चलो हो गया। अगला क्वेश्चन करे क्या? लिखो। लिखो एन आइडियल गैस undergoing irreversible compression from 10 liter to 1 liter against a constant external pressure of बोलो against a constant external pressure of 0 wait against a constant external pressure of 5 atm। भाई मैंने स्टार्टिंग का प्रेशर दिया नहीं है तो मैं तो उसके हिसाब से कुछ भी मैनिपुलेट कर सकता हूं। अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। अच्छा ध्यान देना ये माइनस, ये नेगेटिव में था ना ये। अब आपको समझ में आ रहा है ना नेगेटिव में क्यों है? एक्सपेंशन के केस में, बोलो समग्र एक्सपेंशन के केस में क्या होता है? वर्क डन बाई सराउंडिंग क्या होता है? तो अपने आप आ रहा है ना, टेंशन लेने का जरूरत। बस
ऐसे ही समझना है, ठीक है। अभी इस केस में करोगे अपने आप पॉजिटिव आएगा। करो, जूल में आंसर करना। कर लिया? डन? कितना आ रहा है? 45 इंटू 101.3, नियरली 100, मतलब अगर बोला जाए तो 45 100 के आसपास आ रहा है। 101.3 मीन्स क्लोज टू 100 ना। हाँ तो चलो, तो W की वैल्यू क्या होगी? माइनस P इंटू डीवी। कांस्टेंट था प्रेशर और वो हमने देख लिया बाहर आ जाएगा, तो यही वैल्यू हो जाता है माइनस P नॉट इंटू डेल्टा V। और माइनस P नॉट कितना है इस बारी? 5 ATM। और V2 कितना है बेटा? 1 लीटर। V1 कितना है? माइनस 10 लीटर। मिला के कितना आ जाएगा? 9 इंटू 45 ATM लीटर। ये वैल्यू कितनी आ गई जी? जूल। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? एंड दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, तो ठीक है, होना भी चाहिए। वर्क डन बाई सराउंडिंग W मतलब क्या होता है? वर्क डन बाई, वो पॉजिटिव होता भी है। क्या आप सब लोग कंफर्टेबल हो गए इस बात से? कंफर्टेबल हो गए? अगला हेडिंग डालो, वर्क डन इन केस ऑफ isothermal process. Work done in case of isothermal process on ideal gas. अभी सारा कहानी हम किस पे कर रहे हैं? आइडियल गैस पे कर रहे हैं। लिख लिया? अब आपको दो क्वेश्चन यहां पे बनता है। पहला तो ये कि सर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? मतलब ऐसा जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो। दूसरा चीज ये बनता है कि सर ये बताओ, हमने सीखा था कि किसी भी प्रोसेस को दो तरीके से कैरी कर सकते हैं, रिवर्सिबली एंड, जब इरिवर्सिबल करते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रख करके करते हैं, और रिवर्सिबली करते हैं तो ग्रेजुअली धीरे 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 वही एक एक पार्टिकल हटा हटा करके डीपी डीपी का चेंज लाके फाइनली बड़ा चेंज लेके आते। तो यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे हम दोनों करेंगे, दोनों ही करेंगे। आज जो सबसे पहले लिखते हैं उसमें सब हेडिंग डालो, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। सब हेडिंग ए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। तो मैं आपको बता रहा हूं क्या चेंजेस हो रहे हैं। देखो, टेम्परेचर टी नॉट है और ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। वॉल्यूम V1 से कहां जा रहा है? वो वॉल्यूम V2 में। और इसका प्रेशर P1 से कहां जा रहा है? प्रेशर P2 में। नंबर ऑफ मोल वो भी एक कांस्टेंट, क्योंकि गैस में कोई लीकेज नहीं हो रहा है। तो बताओ, W रिवर्सिबल आइसोथर्मल विल बी इक्वल टू अगेन माइनस P इंटू डीवी। सभी लोग अग्री करते हैं? अगर रिवर्सिबल है तो जो गैस का प्रेशर वही एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि दोनों बराबर होने पड़ेंगे। अरे बोलो ना। तो ये P को मैं P ऑफ द गैस भी मान सकता हूं। कहां से? V1 से। अब अगला स्टेप बताओ, ये आइसोबेरिक के केस में P कांस्टेंट होता है, हम बाहर निकाल देते हैं। क्या इस बार P कांस्टेंट होगा? क्यों नहीं कांस्टेंट होगा? हर मोमेंट पे प्रेशर बदलता है।
आपको याद आ रहा है क्या? ऐसे हर मोमेंट पे प्रेशर बदल, तो ये कांस्टेंट है ही नहीं। हमारा जब इरिवर्सिबल था तो ऑल ऑफ सडन डाउन होकर के फिर यहां से यहां तक पूरा कांस्टेंट, यहां नहीं है। आइसोथर्मल ये रिवर्सिबल चेंज है। तो अब क्या करें यार, अब तो फंस गए, बड़ा चक्कर हो गया। क्यों क्यों चक्कर हो गया? कि इंटीग्रेशन तो कर लेते सर, लेकिन इंटीग्रेशन तो कब किया जा सकता है? जब यहां x और यहां dx, यहां y यहां dy, यहां t यहां dt हो। अब यार यहां x और यहां dy हो, इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? ये y है, उसके रेस्पेक्ट में x इंटीग्रेट हो सकता है क्या? नहीं, वेरिएबल सेम होने चाहिए इंटीग्रेशन के लिए, वेरिएबल सेम। अब सबसे बड़ा गड़बड़ ये है कि यहां v है और यहां p है। नहीं नहीं नहीं, तो कितने लोग कह रहे सर यही तो असली मजा है यहाँ पे, और वरना तो ये इसमें और बाकियों में क्या डिफरेंस है? अब हम लोग चलते हैं अपने वेल नोन इक्वेशन, कौन सा? PV इज इक्वल टू, वी कैन अप्लाई दैट। यहां से P की वैल्यू को मैं रिप्लेस कर दूंगा nRT0 अपॉन, और कितने लोग कह रहे हैं इससे बड़ी अच्छी चीज हो जाएगी सर, क्या बताओ? nRT0 क्या है? और V और dV, जो यहां वही यहां, ये सारे जो बारात है ये तो बाहर आ जाएगी। -nRT0 इंटीग्रल dV बाई V फ्रॉम V1 टू V2। क्या बात समझ में आ रहा है? P is not constant, so can't be taken out, from integration। एंड क्योंकि वो एक अलग वेरिएबल है तो इसलिए हमें जरूरत पड़ा इसको कन्वर्ट करने का। क्या सभी को समझ में आ गया? अब बताओ कितने समझदार लोगों को ये पता है, कितने समझदार लोगों को ये पता है कि dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? अब आप एक जनरल चीज जानते होगे जो मैं यहां लिख रहा हूं, क्या? x टू द पावर n इंटू dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x पे पावर n प्लस 1 अपॉन, ये मालूम है क्या सभी? रुक जाओ यार, यहां क्या कंडीशन होती है? n की वैल्यू कभी -1 नहीं होना चाहिए, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, ये मालूम है ना? यहां तो यार है ही वही। जब मैं dx बाई एक्स बोलता हूं इंटीग्रेशन, तो इसका मतलब x पे पावर कितना है? तो इसका आंसर आता है ln x। क्या आता है? कितने लोगों को पता था ये बात? था पता? नहीं पता है तो अब नोट कर लो, ये बहुत आने वाला है आगे, जीना तुम्हारा हराम होने वाला है इससे मैं बता रहा हूं। अगर नहीं याद किए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x, ln x का मतलब क्या होता है जी? log टू द बेस ex। याद रहेगा सभी को? बोलो। एक और बात मैं याद करवाऊंगा आपको, लेकिन पहले यहां पे करते हैं। तो उसी तरीके से कितने लोग कह रहे हैं डी एक्स अपॉन एक्स ln x होता है, तो डी वी अपॉन वी क्या हो जाएगा? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं -nRT0 इंटू ln v, बोलो कहां से कहां तक? V1 से V2। इसको और बढ़िया से सॉल्व करें, -nRT0, बताओ V2 यहां रखे, ln V2 माइनस ln V1। अरे अपर लिमिट रखो। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, log a माइनस log b क्या होता है? a बाई b, बिल्कुल सही। तो इसको -nRT0 ln क्या लिख सकते हैं? v। क्या सभी को समझ में आ रहा है?
तो प्यारे बच्चों, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग व्हाट व्हाट टेल मी, isothermal reversible process on ideal gas. सभी को ये बात समझ में आ गई? क्या बेटा? V2V1 कैसे डिसाइड करना है? अरे आएगा क्वेश्चन तो देखना। ये अब क्वेश्चन का अपना रिक्वायरमेंट है, अपना करेंगे जैसे भी करना। रुक जाओ, क्यों टेंशन, सब डिसाइड हो जाएगा। कर लिया यहां तक सभी ने? V2/V1 गॉट इट एवरीवन? अच्छा जी, अब देखो एक पंगा क्या पड़ेगा, ये सब मैं मिटा दे रहा हूं, इधर मिटा दो। ये सब लिखना है आपको, लिखा है ना? ठीक, ये दोनों इंटीग्रेशन। अब यहाँ एक पंगा पड़ने वाला है, क्या पड़ने वाला है पता है? कि सर जब वैल्यूज निकालेंगे तो n तो समझ में आता है, r भी समझ में आता है, टी नॉट, ये मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? n r t ये सब मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ln v2/v1 भी निकाल लेंगे, लेकिन उसका ln वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ये थोड़ा सा तकलीफ है, इसको हम बदलना चाहते हैं, ln को बदल देना चाहते हैं। क्या बदलना चाहते हैं? log टू द बेस 10 में, क्योंकि बेस 10 में हमें पता है वैल्यूज कितनी होती है। आओ चलो तो इसको बदलते हैं। तो एक और फॉर्मूला लिखेंगे, कभी भी ln x लिखा हो उसकी वैल्यू को 2.303 log टू द बेस 10 x लिखा जा सकता है। अब इसकी डिटेल आप मैथमेटिक्स में जब लॉगरिथम पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। फिलहाल मेरा काम यहाँ पे सीधा वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन कराना है। क्या सभी को समझ में आ गया? तो इस एक्सप्रेशन को log टू द बेस 10 के फॉर्म में लिखो, इस एक्सप्रेशन को log टू द बेस 10 के फॉर्म में लिखेंगे। सो log टू द बेस 10, यहां पे अगर लिखना हो W का वैल्यू माइनस ln के जगह 2.303 लिखेंगे तो वो आगे आ जाएगा 2.303 n r t नॉट log टू द बेस 10 v2 अपॉन v1। क्या सभी को समझ में आ रहा है? दिस इज द वैल्यू। ओके, मैं लास्ट में आपको log की कुछ वैल्यूज लिखवा देता हूँ, बेस 10 पे कितनी होती है। फिलहाल आपको ये अच्छे से नोट करना। कर लिया? अब देखो इसके ना मैं बहुत सारे वेरिएशंस लिखाने जा रहा हूँ। अभी ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है वो बताते जाना, नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं है, वैसे बात तो है बताना, समझ में आना चाहिए। ये कितने लोग समझ पा रहे हो? ये सारे एक्सप्रेशन करेक्ट है अभी तक? जब जो जो समझ में आते जाए बताते जाना, यस बोलते जाओ। आई नीड योर यस, सो मेनी यस। ओके,
कितने लोगों को समझ में आ गया? ये सारे एक्सप्रेशन कितने लोगों को समझ में आ गया? सब सही है, कितने लोगों को समझ में आया? जो नहीं समझ में आया वो बताओ। अच्छा अब देखो उनको समझाते हैं, देखो कैसे समझाते हैं, समझो कैसा प्रोसेस था बेटा, कैसा प्रोसेस है? अच्छा जी, ये पता है क्या तुम लोग को? अच्छा ये भी पता है क्या आइडियल गैस इक्वेशन? हाँ अच्छा, अगर ये दोनों पता है, ये पता है कि ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो कितने लोग कह रहे P1 into V1 is also equal to nRT naught and P2 into V2 will also be equal to, तो इसका मतलब जहां जहां ये वैल्यू है उस जगह P1 V1 या P2 V2 लिख सकते हैं। तो मैंने वही किया है, nRT naught की जगह P1 V1, जब मेरा मन कर रहा है P2 V2, जब मन कर रहा है P1 V1। दूसरा, कितने लोग कह रहे हैं दिस इंप्लाइज दैट, ये पूरी कहानी को देख करके P1 V1 इज इक्वल टू, तो यहां V2 बाई V1 का रेशियो P1 बाई, तो हम ये भी कर सकते हैं। अच्छा 2.303 का फैक्टर रहेगा बेटा, वो मेरी थोड़ी मिस्टेक है, -2.303। सभी को समझ में आ गया सारे एक्सप्रेशन? चलो अब जब सब समझ जाते हो तभी मुझे मजा आता है क्वेश्चन कराने में, ठीक है? करें क्वेश्चन? ओके ठीक है, कर लो सब लोग। चलें किया जाए आगे इसके? आओ चलो अब इसके आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं उनको लिख लो। क्या इंपॉर्टेंट वैल्यूज है बेटा? यहां इंपॉर्टेंट कुछ वैल्यूज लिख लो। लॉग बेस 10 2 का वैल्यू कितना होता है? 0.3010। लॉग टू द बेस 10 3 का वैल्यू कितना होता है? 0.477, या इसको 0.48 भी बोलते हैं। अगर तुम लोग ये बात समझ चुके हो तो पहले छोटे छोटे एक्सरसाइजेस यहीं कर लेते, क्योंकि ये तंग करने वाला है बीच में। दो फॉर्मूले का यूज होगा, कौन सा? log टू द बेस ए, सॉरी ए बाई बी, कोई भी बेस यहां पे लगाओ, या मान लो बेस 10 ही है, सो वी कैन राइट दैट log ए माइनस log, सभी को मालूम है बेस 10 बेस log ए माइनस log, पता है क्या सभी को? ओके बेटा। सिमिलरली, बस वैसे इसी का बहुत ज्यादा यूज है, बाकी तो कुछ का। ए इंटू बी सबको मालूम है क्या? log ए इंटू बी क्या होगा? log ए प्लस log, ये मालूम है क्या? ये बेस 10 है,
तो मैं कुछ वैल्यूज आपसे पूछता हूं, मेरे को बताओ, अगर ये दोनों आपको मालूम है, इफ दीज टू वैल्यूज आर नोन, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 10? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 5? What is the value of log 6? What is the value of log 15? What is the value of log 30? The last question is, what is the value of log 50? ये सभी की वैल्यू सब लोग निकाल के दिखाओ जल्दी। वैसे जिनको ये थोड़ा तकलीफ होता है उनको मैं एक बात समझा दूं, बहुत अच्छे से समझ लो ना। देखो, जैसे आप बोलते हो ना कि 10 पे पावर अगर मैं 3 कर दूं तो कितना आता है? 1000। इसको क्या बोलते हैं? बेस। ये क्या होता है? पावर। और ये क्या होता है? वैल्यू। यही होता है ना। तो जो लॉग होता है ना, वो पावर को रिप्रेजेंट करता है। यहां बेस लिखते हैं, यहां वैल्यू लिखते हैं। ये बेस है, ये वैल्यू है, और ये पूरी चीज क्या है? पावर। So in a way, when it is written, if somebody is asking what is the value of log 1000 upon log 1000 to the base 10, इसका मतलब 10 पे पावर कितना रख दे कि 1000 हो जाए? कितना? तो यही इसका आंसर होता है। तो ये इसको पढ़ा ऐसे जाता है, 10 पे पावर कितना रख दूं कि 10 हो जाए? 1। 10 पे पावर कितना रख दूं कि 10 हो जाए? 1। अच्छा, 10 पे पावर कितना रख दूं कि 5 हो जाए? ये थोड़ा सा, लेकिन इतना तो कॉमन सेंस है ना कि 1 से तो छोटा होगा। अब 1, ये जरूरी है, मैं बता रहा हूं। कई बार क्वेश्चंस में ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं, सिर्फ इतने से डिसाइड कर लो कि ये बड़ा वैल्यू है 1 से या छोटा है, उससे ही आंसर निकल जाएगा। ये बहुत जरूरी है। तो ये 5 है, कितना है इस डायरेक्ट नहीं आएगा, मैं लॉग की प्रॉपर्टी यूज करूंगा। बताओ 5 को क्या लिख सकता हूं मैं? लॉग 10/, नॉन वैल्यूज में ब्रेक करो, 10/2। तो जब आप 10/2 कर लोगे तो इसको मैं स्प्लिट कर लूंगा, log 10 10 माइनस log 2 10। बोलो 10 पे पावर कितना रखने पे 10 आ जाएगा? 1। 10 पे पावर कितना रखने पे 2 आएगा? तो ये वैल्यू हमें पता है, 0.3। 1 माइनस 0.3 ना। एग्जैक्ट वैल्यू आप निकालना नहीं, अप्रॉक्स वैल्यू में बता रहा हूं। अप्रॉक्स कितना आएगा? 0.7। एक्चुअल वैल्यू 0.69 समथिंग आएगा। कितने लोग का सही हुआ था ये? सबका होना चाहिए बेटा। क्या ऐसे ही इसको कर सकते हैं? तो बड़ा आसान है। ये 6 है, 6 की वैल्यू डायरेक्ट हमें नोन नहीं है। अरे 100,000 ये सब तो डायरेक्ट नोन है, 6 नोन नहीं है। तो 6 को ब्रेक करते हैं नोन वैल्यूज में, log 2 and 3। बताओ इसको क्या लिखूं मैं? 3 इंटू, सो log टू द बेस 10, 3 इंटू 2 कर लिया क्या? इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? log 3 प्लस log 2। 3 का वैल्यू कितना होता है? 0.477 या 0.48 कर लो। और ये कितना होता है? 0.3010, 0.3 रखो, ये कितना आ गया? 0.78। क्या आ रहा है? क्या समझ में? हाँ, अप्रॉक्स यार, अप्रॉक्स। वो डेसिमल के बहुत आगे जाकर के मैं नेग्लेक्ट मार दे रहा हूँ। क्या सभी को समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? अच्छा, कितने लोगों ने लास्ट 3 आंसर निकाल लिया? हाथ रखो, जल्दी कर यार, जल्दी कर, जल्दी करो। आई विल जस्ट गिव यू 1 मिनट फॉर दिस, फॉर ऑल 3 ऑफ देम, जस्ट 1 मिनट।
कर लिए सारी वैल्यूज? चल बेटा बता इसके वैल्यू कितनी होगी? 15 है ना? तो क्या मैं नॉन वैल्यू की टर्म में एक्सप्रेस करूं? 15 को क्या लिख सकता हूं? सॉरी 3 इंटू 10/2 लिख सकता हूं क्या? तो 3 इंटू 10, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा log 3 प्लस log 10 प्लस सॉरी यहां माइनस log 2। देखो 2 ही 3 यही वैल्यू याद करनी है, बाकी सब तो अपने आप होते जाएंगे। log 3 0.47 7.48, अगर एक ये 1 होता है 1.48 1.48 माइनस 0.3 कितना आ गया? ये 1.18 आ गया। हाँ बेटा log 5 प्लस log 3, मैं थोड़ा सा ना एकदम लेमन वाले लैंग्वेज में जानना चाहता हूँ। मैं कम से कम नॉन वैल्यूज का यूज करना चाह रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए log 5 नोन अभी नहीं है। अभी तुमने सामने नोट किया ना, इसलिए तुम्हें याद है, मुझे नहीं याद है। तो मैं हमेशा 2 और 3 से ही करूंगा, समझ रहे हो? एग्जाम तक आते आते कितना 5 कितना 10 याद रहता है, ये तो तुम लोगों ने मुझे पहले ही समझा रखा है। हाँ, अभी जो मैं जूल में क्वेश्चन पूछ रहा था तो कितनी वैल्यूज याद थी वो तो मैंने देख ही लिया कि वो 101.3 कितने लोगों ने किया आंसर। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा एकदम जितना कम से कम वैल्यूज आप अपने दिमाग में रख करके अपनी दुनिया सजाओगे उतना लॉन्ग लास्टिंग होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करके याद कर दो, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट्स अ गुड मूव। चलो अब अगला करते हैं, कौन सा? log 30। log 30 कितना? log 10 प्लस log 3। 10 का वैल्यू 1, 3 का वैल्यू 0.48, कितना आ गया? 1.4 आ गया आंसर। इसके बाद प्यारे बच्चों, इसके बाद बताइए, जल्दी बताइए, इसके बाद बताइए। log टू द बेस 10 कितना? 50 था। 50 को क्या मैं 100/2 कर दूं क्या? अरे क्यों, मैं 100 कर दे रहा हूं ना भाई। देख 100 की वैल्यू तो याद करने की जरूरत नहीं है ना, कितना पावर डाले कि 100 हो जाए? तो 2 माइनस log 2 कितना? पॉइंट, हाँ 2 माइनस 0.3 1 पॉइंट। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, कभी भी लॉग में, मेरी बात सुनो बेटा, ए और उसका पावर बी है तो ये सीधा यहां आ जाता है। सो बी टाइम्स log टू द बेस, ये याद रहेगा क्या सभी? चलो अच्छी, log टू द बेस 10 ए पे पावर बी या ए पे पावर एम लिख लो, एन लिख लो, जो भी लिखते हो यार, दैट इज इक्वल टू एन टाइम्स log टू द बेस 10 ए। जो पावर, ओके चले क्वेश्चन करें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करें, कुछ लिखो तो। फाइंड द work done in case of an isothermal reversible process on an ideal gas if initial pressure is 10 atm, initial volume is 1 liter, and it is expanded to such that the final pressure becomes 1 atm, कितना? 1 atm। चलिए वैल्यू बताइए, देन फाइंड द वर्क डन। ऑफ कोर्स आंसर किसमें होना चाहिए आपका? जूल में। वो तो मैंने बताया ही नहीं, क्या करें अब?
कर लिया प्यारे बच्चों आप लोगों ने? ओके, क्या है आंसर आप लोग? अब कई सारे लोगों को इसमें डाउट है। क्या डाउट है भाई? कि सर आपने बहुत सारी वैल्यूज दी नहीं, क्या मुझे देने की जरूरत है? कितने लोग कह रहे हैं इतने सारे फॉर्मूले हैं, टेम्परेचर अगर नहीं दिया हो तो मैं ये टर्म गायब करके उसको P1 V1 लिख सकता हूँ, ये भी नहीं दिया हो तो P2 V2 लिख सकता हूँ। अब ऐसा नहीं होगा ना ये दिया हो ना ये दिया हो, इनमें कोई एक तो दिया ही होगा ना। अच्छा जी, फिर कहोगे सर मेरे को V2 तो दिया नहीं है, क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस है, इसलिए P1 V1 के बराबर होगा। P1 V1 10 into 1 is equal to P2 1 into, तो V2 कितना हो गया बेटा? 10। आ गया, खत्म ना क्वेश्चन अब? हाँ वो भी क्यों निकालना, बात तो सही बोल रहे हो, क्योंकि हम P1 बाई P2 से, बात बिल्कुल सही बोल रहा है, आई कंप्लीटली अग्री। बट क्या है वो मेरा मन नहीं मानता, V2 V1 देखने का मन करता है कितना हुआ। चलो तो यहां से W की वैल्यू कितना लिखेंगे? -2.303
इंटू, जल्दी बोलो, P1 V1 कितना है? 10 ATM लीटर है ना, 10 ATM लीटर लिख दूंगा लास्ट में। लॉग कितना है? अच्छा 10 आ गया क्या? वाह एवरीबॉडी, ये तो तुम लोग की जिंदगी बच गई। लॉग 10 की वैल्यू कितनी? 1। और ये ATM लीटर हो गया। अब ATM लीटर की जगह कितना लिखना पड़ेगा? 101.3। और ये सब मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है? -2 तो 2.3 ना। अरे हाँ, 10 के पावर, साइंटिफिक नोटेशन में बोलो यार। 2.3 इंटू 10 के पावर 10 के पावर 3 आ रहा है, इंटू 10 के पावर 3। चलो मान लो 101, ये 2.3 से थोड़ा ज्यादा होगा। कितना यही आ रहा है? चलो अच्छा कोई बात नहीं। सो 2.3 इंटू इतना जूल। अच्छा ध्यान से सुनो, एग्जाम में ये भी देखना, कई बार इसके जगह पे ना किलो जूल लिखा रहता है। क्या समझ गए क्या मेरी बात? किलो का मतलब क्या होता है जी? 10 के पावर 3। तो इस बात को भी ऐसे करके भी लिख लेना नोट में ना, क्योंकि कभी कभी आप निकालोगे वैल्यू, वो किलो जूल लिख देगा, आपको लगेगा यार वैल्यू तो दिया ही नहीं है। सभी को क्लियर हो गया? क्या लग रहा है तुम लोग एक्सपर्ट हो गए क्या? आओ तो एक क्वेश्चन करते हैं, लिखो तो। फाइंड द वर्क डन in an isothermal process on ideal gas, लिख लिया? If it undergoes expansion from 1 liter to 10 liter, if it undergoes expansion from 1 liter to 10 liter, against a constant external pressure of 0.5 ATM, external pressure of 0.5 ATM। चलिए लगाइए सवाल। हेलो अविराज, समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या बोला आपको? फाइंड द वर्क डन इन केस ऑफ एन आइसोथर्मल expansion from 1 liter to 10 liter against a constant external pressure of, बोलो, 0.5 ATM। लगाइए। अब आप लोग तेज हो गए ना, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा तेज वाला क्वेश्चन दिया जाए।
चलो बच्चों जल्दी करो, कितना है आंसर? आइए समझाते हैं। कितने लोग समझ पाए कि सर ये आपने क्वेश्चन के फॉर्म में ही दे दिया, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, इजंट इट? क्योंकि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ तो प्रेशर हर मोमेंट पे बदलेगा। प्रेशर कांस्टेंट देना ही इस बात को सिग्निफाई करता है कि चेंज कैसा हो गया, इरिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल चेंज हो तो दुनिया बहुत इजी हो जाती है। कैसे? क्योंकि प्रेशर उसमें कांस्टेंट दे रखा है, और प्रेशर अगर कांस्टेंट हो तब तो बड़ा आसान है। ये कांस्टेंट है ना, बाहर आ जाएगा -p, और dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, डेल्टा वी। तो आंसर अगर इरिवर्सिबल है फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं, वो तो आइसोबेरिक की तरह ट्रीट होगा एंड वी विल गेट द आंसर। क्या आएगा आंसर? -p0 कितना था, 0.5 atm, v2 कितना था, 110 था, -1 लीटर, कितना आ गया, -4 atm लीटर, या -4.5 इंटू 3 जूल। क्या सबको समझ में आ रहा है? तो हाँ, ये नोट करके बढ़िया से लिख लेना, दिस इज अ केस ऑफ आइसोथर्मल, टेम्परेचर सेम है, इरिवर्सिबल 0.5 atm, दिस इज इरिवर्सिबल चेंज 1 लीटर से, और यहां कहीं पे भी जा रहा हो फाइनली यहां तक प्रेशर सेम ही है। और हमें पता है कि प्रेशर सेम अगर रिवर्सिबली जाता तो पॉसिबल नहीं होता। क्या सबको समझ में आ रहा है? क्या 10 लीटर हो गए, अभी भी प्रेशर सेम ही है, इसका मतलब आइसोथर्मल। क्या इस क्वेश्चन में आइसोथर्मल वर्ड नहीं भी दिया होता तो भी हम कर जाते? क्या कर जाते? अब देखो, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और रेज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस पे जेई ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया था यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बट अभी मैं उसका एक पार्ट करा रहा हूं तुम्हें, ठीक है? बस एक पार्ट, ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनना। अगर मान लो मैंने यहां थोड़ा सा गेम खेल लिया, मैंने बोला कि बेटा एक्सपेंशन 1 लीटर से शुरू हुआ, 1 लीटर था इसका, विद एन इनिशियल प्रेशर ऑफ सपोज करो 5 atm, ये गैस की इनिशियल कंडीशन थी। और मैंने बोला कि भाई आइसोथर्मली एक्सपैंड करना है अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर P0, वो वैल्यू नहीं दिया मैंने, सच दैट फाइनल वॉल्यूम बिकम्स से फॉर एग्जांपल 5 लीटर। आइसोथर्मली करना है, 1 लीटर से 5 लीटर हो जाना चाहिए, P0 नहीं दिया है, P0। तो हमें एक चीज तो पता चल गया कि W का वैल्यू होगा तो यही चीज सर, P डेल्टा V, यही है। डेल्टा V हमें पता है, P हमें नहीं पता, कौन सा P? अरे ये P थोड़े लगेगा यहां पे, ये तो नहीं, ये प्रेशर चाहिए जो ऊपर है, क्योंकि इरिवर्सिबल चेंज में डिफाइन। लेकिन मैं आपसे ये बोल दूं कि बेटा 1 लीटर से 5 लीटर कितना ऊपर प्रेशर रख के मैं जा सकता हूं, तो आप बोलोगे सर देयर आर मल्टीपल आंसर फॉर दिस। मल्टीपल आंसर कैसे? अब आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। लेकिन अगर कोई पूछे मैक्सिमम कितना लोड इस पे रखूं, या मैक्सिमम कितना एक्सटर्नल प्रेशर रखूं कि ये 1 लीटर से 5 लीटर बन जाए, वो निकल सकता है। मैक्सिमम कितना प्रेशर यहां रखूं कि ये 1 लीटर से 5 लीटर चला जाए, वो निकल सकता है, क्योंकि मिनिमम प्रेशर तो तुम 0 भी रखोगे तो भी एकदम चला जाएगा ऊपर। अरे बोलो ना, यहां के स्टॉपर लगाया हूं मैंने, यहां रोक रखा है, आपको टेंशन नहीं लेना, 5 लीटर हुआ वहीं रोक देना है, हाथ लगा के ऐसे बैठा ही हूं, 1 से 5 आया मेरे हाथ से लग के रुक जाएगा। क्या समझ में आया? कि मिनिमम तो सर 0 भी हो सकता है, इंटरेस्टिंग है कि मैक्सिमम ऊपर कितना लोड डालूं
या कितना प्रेशर डालूं कि एक्सपेंशन हो जाए? ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। कौन आंसर करेगा इसका? हाँ, 1 इज द राइट आंसर। 1 कैसे? क्योंकि जब मैक्सिमम प्रेशर की बात आएगी तो ये जो प्रेशर है ये अपने आप में सफिशिएंट होगा इसको बैलेंस करने के लिए। और बताओ जब ये वहां रुक जाएगा तो पी इंटरनल की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे, पी इंटरनल रुकने के बाद जितना प्रेशर इसका उतना ही प्रेशर ऊपर वाले का होना चाहिए ना, नहीं तो यार ये और भागेगा आगे। बोलो। अच्छा, तो ये इंटरनल प्रेशर कितना होगा? क्योंकि आइसोथर्मल है तो मैं लगा सकता हूं P1V1 इज इक्वल टू, तो बताओ 5 इंटू पी इज इक्वल टू 1 इंटू 5 का आंसर क्या आ जाएगा? 1। मैक्सिमम प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर जो आप इसके ऊपर लगा सकते हो 1 ATM लगा सकते हो एक्सटर्नल प्रेशर, सच दैट ये 1 लीटर से 5 लीटर हो जाए। अब कहोगे सर मान लो मैंने इसके ऊपर कितना लगा दिया, 7 ATM लगा दिया, तो आंसर है 7 अगर तुम लगाओगे ना तो यहां जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर ये 7 है तो नीचे वाला भी 7 होगा फाइनली, तब ये बैलेंस हो जाएगा। और इसके 7 होने का मतलब 7 इंटू V2 इज इक्वल टू 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर 7 इंटू V2। अब वॉल्यूम मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 5/7। अरे सॉरी, क्या कर रहे हैं हम? अच्छा 5 ATM ही था ना, तभी तो बड़ा अजीब सा आ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गलत है, क्योंकि 5 ATM अगर शुरुआत में ही है तो मैंने बोला कि हमने 1 ATM मैक्सिमम रख सकते हैं। मान लो इसको 2 ATM रख दिया तो अभी कितने लोग कह रहे 5 ATM से ज्यादा लोड रख देंगे तो एक्सपेंशन होगा ही नहीं, उल्टा, इसलिए वो वैल्यू कम आ जा रही थी। अरे आ रहा है क्या बात समझ? अच्छा अगर बताओ 1 ATM से कम रखना शुरू कर दूं तो क्या होगा? तब भी ऊपर जाएगा, लेकिन अगर मैं यहीं रोक दूं तो रुक जाएगा। यार मेरे ऊपर है ना, मैं यहीं पे रोक देना चाहता हूं। अपने आप ये तभी रुकेगा जब ये इंटरनल प्रेशर कितना हो जाए? 0.5 ATM का। तो फ्रीली छोड़ दो या मैं स्टॉपर लगा के ये कर दूं। तो कहने का मतलब कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो उसमें देखना, लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि कई बार डेटा एकदम कम से कम, जैसे इस क्वेश्चन में मैं बिल्कुल कम डेटा में दे सकता, मैं आपको देता कि भाई 1 लीटर से 5 लीटर एक्सपैंड हुआ, इनिशियल प्रेशर वाज 5 ATM, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वर्क अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो कहोगे सर मैक्सिमम बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, तो डेल्टा वी तो हर बार सेम आएगा, यानी पी मैक्स रखना पड़ेगा। और पी मैक्स तो कितना रख सकते हैं हम? 1 ATM अगर 5 लीटर तक लेके जाना है तो। आगे बात समझ में? ऐसे वर्डिंग्स खूब घुमाए फिराए जा सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखोगे। अगर 1 ATM से ज्यादा रखता ऊपर प्रेशर तो 5 ATM से कम, और 1 ATM से ज्यादा। अगर 2 रख देता तो ये कहां तक एक्सपैंड हो पाता? तो हम करते 2 ATM इंटू V2 मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो कितना आ पाता? 2 पॉइंट, तो 2.5 लीटर ही सिर्फ एक्सपैंड हो पाता, पूरा 5 लीटर जा ही नहीं पाता। अच्छा सर अगर मान लो 0.5 ATM दे देता मैं ऊपर, तो अगर तुम फ्री छोड़ देते, यहां कोई स्टॉपर नहीं लगाते, तो कहां तक जाता? इंटू V2 इज इक्वल टू 1 इंटू 5, कहां तक चला गया? 10 लीटर तक। लेकिन मैंने स्टॉपर लगा दिया तो वहीं रुक जाएगा। तो वर्क कैसे निकालें? जितना एक्सटर्नल प्रेशर आपको नोन है मल्टीप्लाई बाई डेल्टा वी। कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप समझना कि ऊपर अगर कोई स्टॉपर वगैरह नहीं लगा रखा है तो उस वॉल्यूम पे जितना प्रेशर आ रहा है वही उसका मैक्सिमम प्रेशर है, उसकी के अगेंस्ट आंसर निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। क्या सबको क्लियर हुआ? ये बहुत अंदर की टेक्निकल बात मैंने बताई ताकि आप इसमें गलती, अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नहीं बल्कि टॉपिक लिखो। मतलब हमने अभी तक क्या किया? वर्क डन, सिर्फ हमने वर्क डन अभी आइसोबेरिक एंड वर्क डन इन केस ऑफ आइसोकोरिक। जल्दी जल्दी लिखो तो, अरे लिखना। तब अरे तो वो नीचे ही रह जाएगा ना, स्टॉपर से क्या मतलब है? ऊपर उठ ही नहीं पाया तो जाएगा, हाँ तो वर्क होगा, हाँ तो वर्क होगा ना, वहां तक तो जाएगा जहां तक स्टॉपर है।
वही लेंगे जो यहाँ पे रखा होगा एक्सटर्नली, वो देना पड़ेगा फिर एग्जामिनर को। हाँ जी, हाँ क्वेश्चन हेडिंग के फॉर्म में, वर्क डन इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, बताओ कितना होगा, जल्दी बोलो, क्विक आंसर करना है। वर्क डन इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, जल्दी बोलो। जीरो इज द राइट आंसर यार, क्या सोच रहे हो इतने देर से। अरे जब मैं वॉल्यूम एक्सपैंड ही ना होने दूं तो v का वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट, तो dv क्या हो जाएगा, जीरो, और dv जीरो हो गया तो w कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाई बाई एनी वैल्यू विल ऑलवेज बी जीरो। आइसोकोरिक में जीरो, क्यों भाई साहब, WPV कहां से आ गया था आपका। ये कह रहा था सर इस बार एक काम करो, VDP कर दो क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट सुधर जाओ तुम थोड़ा, ऐसे उठपटांग हरकतें नहीं करो। P इंटू डीवी, ये आंसर निकालने के चक्कर में पड़ रहा था, कुछ ना कुछ तो आएगा। P इंटू डीवी का वैल्यू क्या हो गया, जीरो, समझ में आया। नेक्स्ट लिखो, वर्क डन इन केस ऑफ, वर्क डन इन केस ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस लिखवा रहा हूं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, polydropic process, and that process is PV to the power alpha is constant and of course alpha not equal to 1। और कहां से कहां चेंज हो रहा है, ये जो आइडियल गैस का कंडीशन है वो कहां से कहां चेंज हो रहा है, n मोल है, टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1, कहां जा रहा है, n मोल, प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2। क्योंकि आइसोथर्मल नहीं है तो टेम्परेचर भी बदलेगा, आइसोबेरिक नहीं है प्रेशर, अब ये दोनों पैरामीटर बदलेंगे तो वॉल्यूम भी बदलेगा। तो आपको इस केस में वर्क डन निकालना है ना। पॉलीट्रॉपिक ऑफ कोर्स, कितने लोग कह रहे हैं अगर ऐसा कुछ कहानी दिया तो अंडरस्टूड है कि ये रिवर्सिबल है, वरना रिवर्सिबल ना हो तो ये टर्म डिफाइन हो गई। where अल्फा वैल्यू इज अ फिक्स्ड वैल्यू, वेरिएबल नहीं है, वन हो, वन तो नहीं हो सकती, टू हो सकती है, थ्री हो सकती है, 1.5 हो सकती है, 0.1 हो सकती है, -0.1 हो सकती है, कुछ भी होगा लेकिन वैल्यू होगा, एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, गॉट इट। अब आ जाओ इसको करते हैं। अभी ये बात कितने लोग कहेंगे कि सर हमें तो एक ही एक्सप्रेशन आपने अभी तक पढ़ाया है, WPV वाला, ये V1 से V2 जाने वाला, क्या सब लोग अग्री करते। लेकिन फिर से यहां पंगा क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, जैसे आइसोथर्मल में भी प्रॉब्लम। अच्छा अब यहां पे एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई, क्या कि मैं इस बार P इज इक्वल टू NRT बाई V भी नहीं यूज कर सकता। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक जगह से अगर मैं यहां लगा करके देखूं तो NRT बाई V इंटू DV, यहां चलो ये दोनों तो कांस्टेंट है लेकिन ये इस बार कांस्टेंट, तो फिर वो पंगा आ गया यार, यहां V है तो यहां V का फंक्शन होना चाहिए, उसके अलावा कोई और वेरिएबल। तो अब ये दोनों कांस्टेंट नहीं है तो हमारे पास ये प्रोसेस का थैंकफुली इक्वेशन दिया है, हमें इसका यूज करना, समझ गए ना। तो अब कैसे यूज करेंगे, तो बताओ, क्योंकि लिखा है कि P इंटू वी पे पावर अल्फा, इसका मतलब अगर इनिशियल कंडीशन देखे तो P1 इंटू V1 के पावर अल्फा मस्ट बी इक्वल टू K एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू P2 इंटू V2 पे पावर अल्फा, और यही वैल्यू को मैं क्या मान ले रहा हूं, K, जो कि ये क्या है, कांस्टेंट मान लिया मैंने ऐसा। क्या आप सब अग्री करते हो मेरे से। अब बताओ, मैं इस पूरे प्रोसेस को ऐसा लिखना चाह रहा हूं, क्या मैं यहां से लिख सकता हूं P की वैल्यू, ये कांस्टेंट को ही K माना है, क्या मैं लिख सकता हूं K इंटू वी के पावर माइनस अल्फा। सब लोग अग्री करते हो, देख लो एक बार। अरे यार V को इधर डिवाइड किया, ऊपर ले गया, कितना आ गया, यही कांस्टेंट ही क्या था K, सबको समझ में आ रहा है। और इस K की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, ये या ये, इनमें से कोई भी लिख सकता हूं, इज दैट क्लियर। अच्छा तो अब मैं एक काम कर रहा हूं, इसी P की जगह लिख रहा हूं K इंटू वी पे पावर माइनस अल्फा इंटू डीवी, गॉट इट, इंटीग्रल फ्रॉम V1 टू V2। क्या K कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, निकाल लो, माइनस K इंटू V1 से V2, बताओ V पे पावर माइनस अल्फा इंटू डीवी, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है,
क्या होता है? v पे पावर माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन, तो क्या मैं इसको लिख लूं माइनस अल्फा प्लस 1, कोई दिक्कत? अरे उसको नीचे इधर लेके आ गए, और यहां v1 से क्या v2, कोई दिक्कत? अब इसको मैं देखो लिखने जा रहा हूं, इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखो तो, v2 पे पावर, इसको मैं 1 माइनस अल्फा लिख दे रहा हूं और ये माइनस के, या इसको नीचे लेके आता हूं तो अल्फा माइनस 1, तो ये आ जाएगा k अपॉन अल्फा माइनस 1। क्या सभी को दिख रहा है? अब यहां पे लिखते हैं v2 पे पावर 1 माइनस अल्फा माइनस v1 पे पावर, क्या k का वैल्यू आपको नोन था? बोलो, वैल्यू नोन है, कितना है? p1 v1 पे पावर अल्फा या, तो आंसर तो यहीं से निकल जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको और सिंपल बना के दिखाता हूं। ये बहुत सिंपल इक्वेशन है, बहुत ही साधारण सा इक्वेशन है, वो मैं बना के आपको दिखाता हूं। देखो अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना, यहां पे मैं यूज करूंगा ना, k को अंदर लेके जाता हूं, लेकिन इस k को मैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके अलग तरीके से यूज करूंगा। v2 पे पावर 1 माइनस अल्फा माइनस k, बहुत ध्यान चाहिए आप लोगों का ना, ये ही स्टेप आपको याद करना है और इसी का यूज करना है आपको एग्जामिनेशन में। अब कितने लोग करें इसके बाद, देखो मैं ऊपर लिख रहा हूं 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, क्या इस k को मैं क्या लिखूं यहां इसके साथ, जब v2 के साथ है तो मैं क्या लिखूं? क्या मैं p2 v2 लिखूं या p1 v1? लिख तो मैं कोई भी सकता हूं, बट अगर मैं इसके साथ v2 वाला टर्म लूंगा तो थोड़ा सिंपल बन जाएगा। ये क्या लिखूं मैं इसके जगह, k की जगह p2 इंटू v2 पे पावर अल्फा मल्टीप्लाई बाई v2 पे पावर 1 माइनस अल्फा। क्या दिख रहा है? ऐसे कितने लोग करें इस जगह वाले k पे, इस जगह वाले k पे क्या p1 v1 पे पावर अल्फा इंटू v1 पे पावर, क्या आपको समझ में आया मैं क्या कर दिया यहां पे? अब देखो क्या सिंपल दिख रहा है, देखना, पावर अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा कैंसिल हो गया, क्या आ गया p2 v2, इधर क्या आ गया p1 v, अरे रे रे p2 v2 माइनस अपॉन, कितना सुंदर सा आ गया यार, नहीं, W इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन अल्फा। बंद कर लो, भागने ना पाए। मजे की बात बताऊं, अगर तुम्हें P2 V2 P1 V1 नहीं पता हो, सिर्फ T1 T2 N पता हो तो भी निकाल सकते हो। कैसे? P2 V2 की जगह क्या NR T2, इसके जगह NR T1 अपॉन, यानी W की वैल्यू NR डेल्टा T अपॉन, ओ माय गॉड सो इजी यार। ये है डेरिवेशन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। क्या आप तुरंत नोट कर लोगे विद इन अ मिनट? नहीं करोगे? ठीक, चलो सर ठीक है। तो आज का क्लास फिर मैं यहीं पे रोकता हूं। न्यूमेरिकल्स आपको मैं असाइन कर दूंगा, थोड़े वर्क डन से रिलेटेड करते रहना, समझ करके। दैट्स ऑल फॉर द क्लास।